हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के अंदर जो लेमार्किज्म है, लेमार्किज्म जिससे आप इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, खासकर हम बात कर रहे हैं CSIR नेट के अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है, कॉलम ए लिस्ट नेम ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ये जो कॉलम ए है, यहाँ पे जो नाम है वो कुछ एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के नाम है। लिस्ट कॉलम बी के अंदर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है कि एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म प्रपोज्ड बाय देम। तो किस बायोलॉजिस्ट ने कौन सा एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म को प्रपोज किया है, ये आपको इसको मैच करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ए है, कॉलम ए है, कॉलम ए में यहाँ पे बताया गया है ए पार्ट में जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क, इसने क्या किया था। देखिए, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है ये इसका आएगा। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन की बात करें अगर हम, तो चार्ल्स डार्विन के बारे में हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन का जो आंसर आएगा वो आएगा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीनोटाइप्स। ठीक है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन ऑफ जीनोटाइप। तीसरे हैं जो सी पार्ट जो बायोलॉजिस्ट हैं वो है मोटो काइमुरा की बात करें, मोटो काइमुरा का जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कॉलम बी के साथ, वो आएगा वेरिएशन एट द मॉलिक्यूलर लेवल इन इज सेलेक्टिवली न्यूट्रल। और लास्ट बचे हैं सिवल राइट। तो सिवल राइट का जो यहाँ ऑप्शन आएगा वो आएगा बिल्कुल जो सामने है, सीरीज नंबर 4, चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एवोल्यूशन एंड बिहेवियर आपका जो चैप्टर है CSIR नेट के अंदर, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो किसी भी बायोलॉजी के रिलेटेड कोई भी एग्जाम जिसमें आपका एवोल्यूशन एंड बिहेवियर दिया गया होगा सिलेबस के अंदर, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो देखा गया है CSIR नेट के अंदर, नेम ऑफ द साइंटिस्ट यहाँ पे दिया गया है और बताना है आपको वर्क। गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट इन फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग देयर वर्क। कहाँ पे किसने काम किया है। ठीक है, सबसे पहले जैसे आप जानते हैं कि लेमार्क ने क्या किया है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब नीचे आप देखेंगे ऑप्शंस के अंदर, जब हमने थर्ड को ए के साथ किया, यहाँ चेक करो थर्ड को ए के साथ कौन सा आ रहा है, तो सीधा एक ही जो है आपको देखने को मिलेगा। जो सेकंड है यहाँ पे लिखा है थर्ड का ए, इसका मतलब है फर्स्ट का आ गया बी, तो यहाँ से भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, फर्स्ट का क्या आ गया, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट का बी, तो फर्स्ट का बी आ गया वेलिस का नेचुरल सिलेक्शन इज डिफरेंशियल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है लाइल का क्या आएगा, लाइल का जो आएगा वो आएगा सेकंड, लाइल का आएगा, तो दूसरे का क्या आएगा, लाइल का आएगा सीधा जो है वो आएगा प्रोसेस दैट अल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू टाइम। ठीक है, इसने क्या कहा था, प्रोसेस दैट अल्टर द अर्थ आर यूनिफॉर्म थ्रू टाइम। उसके बाद लेमार्क मैंने बताया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है, और एक्यूरियर जो थे इनने क्या कहा था, अर्थ जियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री हैव बीन शेप्ड बाय पीरियड्स ऑफ कैटास्ट्रोफिक एक्सटेंशंस एंड न्यू क्रिएशंस। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, क्वेश्चन है ड्यूरिंग इवोल्यूशन द लिम्स ऑफ स्नेक्स वेयर लॉस्ट, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज। तो आप जब लेमार्क पढ़ोगे तो वहाँ पे यूज एंड डिसयूज में आपको स्नेक की एग्जांपल जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो लेमार्क से ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ था, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लिम्स रिड्यूस्ड द फिटनेस ऑफ स्नेक्स। क्या आएगा, लिम्स रिड्यूस्ड द फिटनेस ऑफ स्नेक्स, क्योंकि जब वो प्रेडेटर का खतरा रहा तो किस तरह से वो बारोइंग, वो होल में रहना, उसका वो डिसयूज होना लिम्स का, तो ये आपको बाद में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के बाद ही पढ़ने का मज़ा आता है। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते रहते हैं और आ भी सकता है। और यहाँ पे जैसे है जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जर्म प्लाज्म थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि जब लेमार्क ने
कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी कही थी जो बाद में प्रूव नहीं कर पाया। तो जर्मप्लाज्म थ्योरी जो किसने दी थी, इसका जो ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है, लेमार्क का क्वेश्चन जो है ये जर्मप्लाज्म थ्योरी के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप 12th में पढ़ते हैं उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, CSIR नेट के अंदर भी आ सकता है। तो जो वाइज मैन थे, वाइज मैन ने ही इसको थ्योरी को प्रपोज किया था, और ये इसने अगेंस्ट लेमार्किज्म के अगेंस्ट में एक थ्योरी दी थी, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ेंगे ये भी, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ पढ़ना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लेमार्किज्म के बारे में। आज की जो थ्योरी है लेमार्क एवोल्यूशन के बेस्ड पे थ्योरी होगी, और आज हम इसी के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए अब थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ये जो थ्योरी है लेमार्किज्म जो है ये फर्स्ट थ्योरी है एवोल्यूशन की, और इसको प्रपोज करने वाले थे जॉन बैप्टिस्ट डी लेमॉक, ठीक है। यहाँ पे जीन लिखा है बट इसको हम जॉन कहते हैं। बैप्टिस्ट डी लेमॉक ने, जो लेमॉक थे ये 1744 में पैदा हुए और 1829 में इनकी डेथ हुई है, और ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। तो इस थ्योरी को इन्होंने अच्छी तरह से कब देखा, 1801 में, और एक फेमस बुक इन्होंने लिखी जिस बुक का नाम था फिलॉसफी ज़ूलॉजिक। ये पब्लिश हुई थी 1809 में, और वहाँ पे इस थ्योरी को इन डिटेल वहाँ पे लिखा गया था। अब लेमार्किज्म की थ्योरी क्या है, कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, कब काम किया, कौन सी बुक थी, और बुक कब पब्लिश हुई, ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए लेमार्किज्म को क्या कहा जाता है, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसने क्या बताया, इसने बताया मॉडिफिकेशंस विच द ऑर्गेनिज्म एक्वायर इन एडॉप्टेशन टू द एनवायरनमेंट विच इट मीट्स ड्यूरिंग its lifetime are automatically handed down to its descendants and so become part of heredity। इसने जो मेन चीज़ कही वो क्या कही कि जो मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो क्या होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंज होती जाती हैं और उसी हिसाब से आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताऊं, ऐसा है कि अगर एक बॉडी बिल्डर जो है एक अपनी बॉडी बनाने की पूरी कोशिश करता है 20 साल 30 साल, इसका ये कहना था कि जब वो बॉडी बनाता है तो वो अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है अच्छी तरह से एनवायरनमेंट के अंदर, और उसके जो आगे इससे उसकी जनरेशन आएगी वो भी वैसी होगी। बट इस थ्योरी को डिसप्रूव किया गया था, बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो चीज़ें डिसप्रूव हुई हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या कुछ था यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट जो पोस्टुलेट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या था, हिज एवोल्यूशनरी आइडियाज कैन बी डिस्कस्ड इन ब्रीफ एज फॉलोज। सबसे पहली बात क्या है, उसने कहा था जो इंटरनल फोर्सेस होती है ऑफ लाइफ tend to increase the size of the organism. New structures appear because of an inner want of an organism. The internal force of life tend to increase continuously the size of an organism and its component parts. सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पे इसने क्या कही, ये लेमार्किज्म की आप पोस्टुलेट भी कह सकते हैं। इसने कहा जो इंटरनल विल पावर होती है वो डेवलप करती है न्यू स्ट्रक्चर को। विल पावर का मतलब इसने ये कहा कि जो वाइटल फोर्स होती है, ठीक है ना। और इसमें मज़े की बात क्या है कि जो इसने ये कहा कि जो विल पावर होगी या वाइटल फोर्स होता है इंटरनल, वही जाके आगे जो न्यू स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या थी कि ये प्रूव नहीं कर पाया जो इनर वांट है। इनर वांट का मतलब क्या होता है, जो विल पावर है, जो वाइटल फोर्स है, उसको ये प्रूव नहीं कर पाया कि किस तरह से हमें आगे डेवलप तो होगा, बट किस तरह से होगा, इसकी विल पावर क्या थी, ये प्रूव नहीं कर पाया। ये मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट इसने क्या कहा कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट अफेक्ट आवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गन ऑफ एन एनिमल बिकेम मॉडिफाइड इन एप्रोप्रिएट फैशंस इन डायरेक्ट रिस्पांस टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। दूसरा कहा कि ऐसा होता है एनवायरनमेंट के अंदर फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, और जब एनवायरनमेंट जिस तरह से चेंज होगा आगे, उसी हिसाब से न्यू नीड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। अब न्यू नीड्स को देखते हुए कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो
डेवलप होती हैं, कुछ चीज़ें नई तरह से डेवलप होती हैं। ये फ्लक्चुएशंस के ऊपर इसने कहा था कि जो इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है ये रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, किसकी वजह से होती है, जो फ्लक्चुएशन होता है ना इन्वायरमेंट के अंदर, वहाँ पे न्यू नीड्स होती हैं, चेंज ओवर टाइम इट डेवलप्स न्यू नीड्स, ठीक है ना, नई चेंज। उसके बाद तीसरा जो आप आज तक सुनते आए होंगे वो है यूज ऑफ डिसयूज। The various organs became greatly improved through use or reduced to vestige through disuse. इसका ये कहना था कि यूज ऑफ डिसयूज में कि कंटिन्यूस यूज जो ऑर्गन्स हम करते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, और जो ऑर्गन्स यूज में नहीं होते हैं इट विल बी लॉस्ट, देयर विल बी नो फंक्शन, तो ये बिकम डिजेनरेटेड। तो इसका ही काम मतलब था। आगे हम पढ़ेंगे, हाँ आगे हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आगे हुआ, बट हम कुछ पॉस्टुलेट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमें देखने, आगे हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ इसने कहा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, such bodily modifications in some manners could be transferred and impressed on the germ cells to affect future generations। तो इसका ये कहना था इनहेरिटेंस में कि जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो हमें ये क्या देखने को मिल रहा है? बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़ या फिर हम कह सकते हैं लेजीनेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होती हैं विल टेक प्लेस इन द बॉडी, they will be responsible for evolution। He called this concept as principle of use or disuse of organs। जैसे इसने कहा कि ऑस्ट्रिच एंड एमू के जो विंग्स थे वो वीक हो गए थे, तो उसके बाद वो क्या हो गए? खत्म हो गए। फिर इसने कहा जो लेग स्वैन की डक जो होते हैं इसके यूजफुल फॉर स्विमिंग ड्यू टू लिविंग इन वाटर। फिर उसने कहा जो स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग्स बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बॉर्निंग हैबिट्स। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर का इसने क्या कहा? जो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये जो चीज़ें थी इसकी वजह से बहुत कुछ आगे भी बहुत कुछ हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स ड्यू टू, इसने जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो डेवलपमेंट होते हैं ऑर्गन्स के ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, और इसने ये भी कहा या फिर देयर डिजेनरेशन ड्यू टू नो यूज़, ठीक है ना। तो जो मेन चीज़ था इसने कहा था दीज कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। हालांकि पहले इसको एक्सेप्ट किया गया था बट कुछ रिजेक्शन आ गई थी। रिजेक्शन इसलिए आ गई थी कि आपको बताना है, अंडरस्टैंड करना है। जैसे एक बंदा जो है वो जिम जाता है 30 साल 40 साल 50 साल, अपनी बॉडी को वो शेप देता है, और उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि वो कैरेक्टर उसके बच्चे के पास जाते हैं। जैसे आप टैटू लगा दोगे बॉडी के ऊपर, वो टैटू जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। अगर आप हेयर कलर कर दोगे अपने बालों को, तो ऐसा नहीं होगा जो हेयर कलर होगा वो अपने बच्चों के आगे आपको यंग वंस होंगे उनको जाएगा, ठीक है ना। तो ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो था वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिला। अब एक चीज़ और थी, वहाँ पे ये भी वेरीफाइड किया गया था एक्सपेरिमेंट के दौरान कि एक माउस की टेल को कट किया गया था बहुत सारे जनरेशन्स में, तो देखा गया था जो माउस आ रहा है तो टेल वाला आ रहा है, तो वो टेल कट वाला माउस नहीं आ रहा है। तो आगे हम देखेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स जो सपोर्ट कर रहा था लेमार्किज्म को, हमें ये भी देखना है एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्क ने एक्सप्लेन की थी हिज थ्योरी बाय गिविंग द फॉलोइंग एग्जांपल। उसने कहा था जो जिराफ होता है, आपने जिराफ देखा होगा, लंबी उसकी गर्दन होती है। इसका कहना था जो एंसेस्टर थे जिराफ के, उनकी छोटी नेक थी और 4 लिम्स हुआ करते थे लाइक हॉर्सेस। हुआ क्या, जब उन्होंने देखा कि जो सरफेस वेजिटेशन थी वो ख़त्म हो गई, उस दौरान कुछ टाइम ऐसा आया जब सरफेस वेजिटेशन उनको नहीं मिली। दे हैड टू स्ट्रेच देयर नेक, उन्होंने अपनी नेक ऊपर करके 4 लिम्स को, और ये लीवर्स के ऊपर इन्होंने क्या किया, खाना स्टार्ट किया फॉर फूड। तो उसके रिजल्ट से क्या हुआ, उनकी जो गर्दन थी, उनका जो पार्ट था वो इलोंगेट हो गया। तो और वट एवर दे एक्वायर्ड इन वन जनरेशन वॉज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विद इन द रिजल्ट दैट। इसने ये भी कहा जो एक्वायर्ड की बात की कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में गया, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी चलता गया। ए लॉन्ग 4 लिम्बड एनिमल्स वाज डेवलप्ड, तो वहाँ से जो है 4 लिम्बड एनिमल्स भी डेवलप हुए। ये पहली चीज़ थी। दूसरे इसने कहा था जो एक्वाटिक बोर्ड्स हैं, जैसे लाइक डक की बात करें, इवॉल्व फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर। ये कहाँ से हुए थे? टेरेस्ट्रियल से ये आए थे। दे हैड टू गो टू वाटर ड्यू टू लैक ऑफ फूड्स, जब खुराक उनको नहीं मिली तो ये पानी के अंदर चले गए, और कुछ स्ट्रक्चर जैसे वेब होता है ना बिटवीन द टॉयज, तो वो डेवलप हो गए। और क्या कहा,
और कहा दे कुड लिव इन वाटर इजली, अब ये आराम से पानी में रह सकते हैं। विंग्स वेयर नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइंग एज दे वेयर नॉट नीडेड, अब इन्होंने विंग जो इनके हैं इन्होंने कोशिश नहीं की, इन्होंने मेहनत नहीं की उड़ने की, तो जो विंग है वहाँ तो रहेंगे बट वो फ्लाई खास कर नहीं कर पाएंगे। एंड लेटर ऑन दे गॉट रिड्यूस्ड, तो वो रिड्यूस होगी। ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट इन्होंने कहा था। तीसरा पॉइंट क्या कहा था, फ्लैट फिशेज जैसे डीप सी फिशेज होते हैं ये प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ सी वेयर देयर इज नो सनलाइट led in inactive life lying on one side of the body, the eye of that side towards bottom migrate towards upper side। अब इसने क्या कहा, लाइट की वजह से क्या हुआ, उनको जो उनकी आइज थी वो कहाँ माइग्रेट होगी, वो अपर साइड से टुवर्ड्स बॉटम साइड होगी, लाइंग टुवर्ड्स बॉटम साइड माइग्रेट टुवर्ड्स अपर साइड, बोथ आइज आर ऑन द साइड ऑफ द बॉडी, इस बॉडी के साइड में चलेगी। फिर उसने कहा जो वेल्स होते हैं वेल्स ने लॉस्ट किए अपने हैंड लिम्स क्योंकि एज ए consequence ऑफ द इनहेरिटेड इफेक्ट ऑफ डिश्यूज। फिर कहा द वेडिंग बोर्ड्स जैसे जैकाना है इसने डेवलप किए इट्स लॉन्ग लेग्स थ्रू जनरेशन ऑफ सस्टेनेड स्ट्रेचिंग टू कीप द बॉडी अबव द वाटर लेवल। अब क्या था, जो लेमार्कियन थ्योरी थी वो ये बहुत सिंपल थी और इट हैड सम अपील एज इट प्रोवाइडेड ए वे इन विच चेंज इन ऑर्गेनिज्म कुड कम अबाउट। अब आता है कुछ क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। क्या आता है, क्रिटिसिज्म। फर्स्ट प्रोपोजिशन ऑफ लेमार्क्स जस्ट क्या किया कि द टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज while the evolutionary trend in certain groups of organism may be associated with the increase in size. There are many cases where evolution proceeded not only without any increase in size but rather through a reduction in size. Many plants contradicts this principle by showing such a reduction in size during their evolution. ये था पहला। दूसरा क्या था, the second Lamarckian principle that new organs result from new needs, जो इसने कहा था is quite manifestly false। क्यों गलत था। in the case of animals की बात करें, he believed that the environment acted through the nervous system. In other words, the desire of the animals leads to the formation of new structure. In its crudest form, this would mean that the man who mused birds can fly. So why cannot I? Should have sprouted wings and taken to the air. तीसरा था the third Lamarckian principle that organs will develop due to use and degenerate due to disuse may be correct as far as growth of an organ within the lifetime of an individual is concerned. So however, this principle is meaningful only when it is studied in relation to the following fourth principle. देखो fourth क्या था, fourth proposition of Lamarck was that the inheritance of character was acquired during the lifetime of the individual. This principle have been experimentally found incorrect. Okay, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जैसे अगस्ट वाइजमैन ने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन था अगस्ट वाइजमैन जिसने कहा टू मेक ए डिफिनाइट डिस्टिंक्शन बिटवीन हेरिटेबल चेंज एंड दोज विच कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अब इसमें देखेंगे जो वाइजमैन था इसने कहा जो कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द जर्म सेल्स और ओनली इनहेरिटेड। इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वाइजमैन द कैरेक्टर इन्फ्लुएंसिंग द जर्म सेल्स और ओनली इनहेरिटेड। ये पॉइंट आपको नोट करना है। There is a continuity of germplasm but the somatoplasm, जो प्रोटोप्लाज्म होता है सोमैटिक सेल का, ये ट्रांसमिट नहीं होता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, hence it does not carry character to next generation. तो वाइसमैन ने कट ऑफ की थे टेल रैट्स फॉर मोर देन 20 generations and allowed them to breed but tailless rats were never born. वही बात हुई जैसे मैंने पहले बात की थी। तो अगस्ट वाइजमैन ने भी पूरा काम किया अच्छी तरह से, इसने देखा, इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसने वो जैसे मैंने बताया था वो टेल कट करनी स्टार्ट की बट कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर पूछा जाए जो अगस्त वाइजमैन ने द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, यही अगस्ट वाइजमैन थे जिन्होंने दी थी। जो भी चेंज होता है वो होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर, ये पॉइंट आपको नोट करना है। एनवायरमेंट चेंज, use and disuse of organ, it will affect the somatic cells, no effect on germ cell. ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। एक्सप्लेनेशन क्या है, he cut the tail of rat in up to 20 generations, no tailless rat found. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद दूसरा क्या है, Loeb artificially fertilized the egg of a sea urchin by certain chemical stimuli and these pathogenetically fertilized egg produced the generation the member which possessed no parthenogenesis. Okay,
देखो आपने क्या कुछ समझा यहाँ पे। देखो हमने पढ़ा थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के अंदर लेमार्किज्म पढ़ा, और लेमार्किज्म के अंदर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर हमने पढ़ा। लेमार्किज्म की बात हुई 1809 में। लेमार्क ने बुक पर फिलोसफी ज़ूलॉजी क्यों में लिखा था कि इसी के बारे में लेमार्किज्म की थ्योरी उसने पूरी ब्रीफ की थी। इसमें कहा था न्यू नीड और इक्वाइजेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो न्यू नीड में इसने कहा था कि चेंज इन द एनवायरनमेंट क्या करता है, न्यू नीड इसमें अराइज होती हैं फॉर द ऑर्गेनिजम्स टू फुलफिल इट्स नीड, एक्सटेंसिव यूज ऑफ सर्टन ऑर्गन्स एंड सम डिसयूज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। न्यू कैरेक्टर डेवलप होते हैं, विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक्यूमुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन वेरियस जनरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो अकॉर्डिंग टू लेमार्क द एवोल्यूशन इज ए स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इसने एक्सप्लेनेशन दिया था, इसने कहा था स्नेक्स के बारे में कहा था कि इट डेवलप्स फ्रॉम लिजर्ड्स लाइक रेप्टाइल्स, लिम्स प्रेजेंट थे आफ्टर टाइम। जब ये होल्स के अंदर, बोरोज के अंदर रहना स्टार्ट किया इन्होंने, तो डिसयूज ऑफ लिम्स होगी, बॉडी स्ट्रेच होगी। जिराफ का क्या कहा कि इसकी लंबी नेक होगी, इवॉल्वेड फ्रॉम डियर लाइक एंसेस्टर। लैंड फूड ख़त्म होने के बाद इसने कैचअप करना किया, लीव्स के ऊपर खाना स्टार्ट किया। डेयर का क्या बताया, डेयर का बताया जो करंट रनिंग स्पीड जो है वो डेवलप हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद जब इसकी थ्योरी के ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिले, तो उसमें एक जो साइंटिस्ट आए वो आए ऑगस्ट वेजमैन। उन्होंने कहा द थ्योरी दी, उसने कहा थ्योरी में द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म टू बी, जो भी चेंज होता है वो होता है सोमैटिक सेल्स के अंदर। एनवायरनमेंट चेंज, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, इट विल अफेक्ट सोमैटिक सेल्स, नो अफेक्ट ऑन जर्म सेल्स। ये किसमें था, ये था जर्म सेल थ्योरी के अंदर। तो उसने टेल्स को कट किया, एक माउस रैट को लिया, ठीक है ना। उसके बाद जब अगस्त वाइजमैन के अगेंस्ट एक और आ गए हेलोफेलिसेंस, उसने मॉथ फीडिंग, उसने कुछ मॉथ लिए, ठीक है, उनको मैंगनीज देना स्टार्ट किया, और उनका जो मॉथ का जो कलर था वो डार्क था। तो लाइट कलर्ड जो था या पेल कलर्ड जो मॉथ थे, ठीक है ना, तो उनको जब मैंगनीज दिया तो आफ्टर फ्यू जनरेशन जो है वो नई वैरायटी देखने को मिली, ठीक है ना। तो यही सब कुछ था कि बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज विल टेक प्लेस इन द बॉडी, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवोल्यूशन। ही कॉल्ड दिस कॉन्सेप्ट एज प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे समझने को मिला होगा, आई होप, ठीक है ना। पोस्टुलेट्स के अंदर इसने क्या कहा कि जो इंटरनल विल पावर होती है वो कैन डेवलप न्यू स्ट्रक्चर, जो वाइटल फोर्स होती है, बट नॉट प्रूव्ड कि विल पावर क्या होता है, वाइटल फोर्स क्या होता है। फिर उसने कहा जो फ्लक्चुएशंस होती है एनवायरनमेंट के अंदर या फिर उससे न्यू नीड्स बनती हैं, चेंज ओवर टाइम इट डेवलप्स न्यू नीड्स। तो फिर कहा इसने यूज़ ऑफ डिसयूज़, कि जो कंटिन्यूस यूज़ ऑर्गन्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फर्दर आगे। ऑर्गन्स जो यूज़ नहीं होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, देयर विल बी नो फंक्शंस, ये बिकम डिजेनरेट हो जाते हैं। तो एक्वायर्ड में इसने कहा कि ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये कुछ था सब कुछ लेमार्किज्म के बारे में। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ओके।